मैं प्रतिभा वर्मा। मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3rd प्राप्त हुई है और मैं सुल्तानपुर निवासी हूँ। यहीं पे मेरा जन्म हुआ था और मैंने यहीं से स्कूलिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से बीटेक किया है और फिर 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी और इस बार मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। यहीं सुल्तानपुर से हुई है, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पे मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी और यहीं पर वो सपना धीरे धीरे बना था कि एक दिन मुझे IAS बनना है। इसे जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मेरे लिए 10 घंटे मैक्सिमम होता था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं ऋषि मीमांसा समाचार और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। किसी कवि ने लिखा है कि बेटा है कुल का दीप तो बाती हैं बेटियां, हर घर के चिरागों को जलाती हैं बेटियां। लेकिन इतिहास बदल गया है, परिभाषा बदल गई है। अब बेटियां सिर्फ हर घर के चिरागों को ही नहीं जलाती बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं। बेटियां, हिंदुस्तान की बेटियां अर्थी को कंधा दे रही हैं, हिंदुस्तान की बेटियां हवाई जहाज को उड़ा रही हैं, हिंदुस्तान की बेटियां जवानों के साथ मिलकर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रही हैं। और आज हम आपको परिचित करवाएंगे हमारे सुल्तानपुर की एक ऐसी ही बेटी जिसने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं IAS टॉपर प्रतिभा वर्मा जी। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही प्यारा इंट्रोडक्शन दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। तो कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपको लगा कि IAS हमको बनना चाहिए? सारी शुरुआत यहीं सुल्तानपुर से हुई है। यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था, यहाँ पे मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी और यहीं पर वो सपना धीरे धीरे बना था कि एक दिन मुझे IAS बनना है। उसमें मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ था, मेरी खुद की मोटिवेशन थी कि एक दिन मुझे यहाँ तक आना है जी। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो 12th पास होते हैं तब गार्जियन निर्धारित करते हैं कि हमको कहाँ जाना है, क्या बनना है। आपने कहाँ से निर्धारित किया कि हमको क्या बनना है? जिसमें ये था कि बहुत बड़ा डिसीजन तो मेरा ही था, पर डेफिनेटली माता पिता का मोटिवेशन और गाइडेंस तो होता ही है कि वो एक तरीके से बताते हैं कि क्या लाइन है, क्या करियर है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो उसके इनपुट्स देते ही हैं। बाकी मेरा खुद का भी मैंने एक्सपोजर लिया है, ऐसा नहीं कि बस उन्हीं का हाथ था। मैंने पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद खुद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके एक्सपीरियंस किया कि किस तरीके का माहौल वहाँ है और क्या मैं वहाँ पे फिट होती हूँ और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ये सब करने के बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया था। ऐसा नहीं था कि 12th के बाद ही मेरे माता पिता ने बोला और मैं वो करने बैठ गई थी। मुझे पता था कि मुझे खुद एक्सपीरियंस लेना है दुनिया का, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगी। तो कितना श्रेय रहा, किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगी? आप इस मुकाम पे पहुँची हैं आज। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा श्रेय फैमिली को जाता है, क्योंकि ये इतने सालों तक पढ़ना पड़ता है, इसमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जो आपको पूरी तरीके से मोटिवेट करता रहे। जब भी आप अपने लो पॉइंट पे जाते हैं, जब भी आपको लगता है कि आप शायद नहीं कर पाएंगे, तब ऐसे माता पिता, ऐसे भाई बहनों की ज़रूरत होती है जो आपके साथ खड़े रहें। तो सबसे बड़ा श्रेय तो फैमिली को जाता है, फिर मेरे दोस्तों को जाता है जो हमेशा मेरे साथ थे, गाइड करते थे और मुझे एंटरटेन करते थे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए और मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये सब कुछ मिला है। तो माता पिता का कितना सहयोग रहा पढ़ाई के दौर में? बिल्कुल, माता पिता का ही पूरा गाइडेंस था। कैसे सहयोग रहा? जैसे आमतौर पे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ कैसा सहयोग रहा? चेक करने के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा होता है, जैसे अपने अंदर की जो भावनाएं होती हैं, जो मुश्किलें होती हैं, उसको डे टू डे शेयर करने के लिए कोई चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप अगर डेली ये प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो कोई और नहीं सुनेगा, पर मम्मी पापा सुनते हैं, उसको बैठ के सुनते हैं, उनसे जितना भी बस होता है वो करते हैं कि समझाते हैं, ठीक है आप कर लेंगे, आप धैर्य रखिए। उनकी भी लिमिटेशन है, पर एटलीस्ट ये होता है कि जब भी आपको कोई चाहिए बात करने के लिए वो अवेलेबल तो होते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, आपका दुख सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं और फिर भी वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सके हम पॉजिटिविटी प्रोवाइड करें। तो वो रोल माँ बाप के अलावा या फैमिली के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। जैसा कि हमको पता चला है कि पूरी पढ़ाई आपकी सुल्तानपुर से नहीं हुई, आप IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली गई। तो दिल्ली का मतलब का सफ़र कब से शुरुआत हुई? दिल्ली की सफ़र की शुरुआत 2010 में हुई थी। IIT दिल्ली में मैंने बीटेक किया था, तो दिल्ली में तभी पहली बार गई थी और उसके बाद से ये हो गया कि मेरा मैक्सिमम टाइम दिल्ली में ही रहा है।
फिर तैयारी के लिए भी, प्रिपरेशन के लिए भी मैं दिल्ली आ गई थी। 2016 से अभी तक मैं दिल्ली में ही पढ़ रही थी। दिल्ली में कैसा सहयोग रहा लोगों का आपके साथ? दिल्ली में मतलब ये मैं कहूँगी कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट थी कि मेरे ऑलरेडी वहाँ पे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं आईआईटी दिल्ली से ही पढ़ी थी। तो वहाँ पे मेरे दोस्तों का ग्रुप था, वहाँ पे लोगों को मैं जानती थी, और प्लस मेरी सिस्टर भी वहाँ पे रहती है, मेरा छोटा भाई भी वहाँ पे रहता है। तो इस हिसाब से दिल्ली भी अपना सा ही लगता है। अब तो वो सेकेंड होम है मेरा, क्योंकि मैं 10 साल से जानती हूँ, परिचित हूँ उस जगह से। तो ऐसा कोई मुझे पराया सा फील नहीं होता था, वहाँ पे अपनी जगह लगती थी। तो इस वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी दिल्ली में। सुल्तानपुर से दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा? सुल्तानपुर से दिल्ली का सफ़र मैं कहूँगी कि इस सफ़र ने मुझे डेवलप किया है। मुझे बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिले हैं। दिल्ली में जाके मेरे बहुत से दोस्त बने हैं, मैं बहुत सी नई प्लेसेस पे गई हूँ, बहुत लोगों से मिली हूँ, और मेरा खुद की विचारधारा बदली है। सुल्तानपुर एक बहुत ही छोटी सी जगह है यूपी में, यहाँ पे इतना सब कुछ एक्सपोजर नहीं होता, पर दिल्ली बहुत ही बड़ी जगह है। वहाँ पे दुनिया से, पूरे देश से लोग आते हैं। ऐसे लोगों से मिलना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, वही मेरे साथ भी हुआ है। जौनपुर से क्या ताल्लुकात रखती हैं आप? जौनपुर मेरे पिताजी का जन्म स्थान है, और वहाँ पे अभी भी पापा की फैमिली और हमारे कज़न्स और हमारे बड़े पापा, चाचा जी, बड़े पापा और बाकी फैमिली रहती है। तो वहाँ पे अक्सर आना जाना होता रहता है छुट्टियों में। तो जौनपुर से सुल्तानपुर का सफ़र कैसे रहा? ये तो मेरे माता पिता जी बेस्ट बताएंगे, क्योंकि मेरा जन्म स्थान तो सुल्तानपुर ही है। पर ये है कि जौनपुर से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, मेरी फैमिली वहाँ पे भी रहती ही है, तो क्लोज रिलेशन है। बाकी वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तो मेरे माता पिता बेस्ट जानते हैं, मैं तो यहीं पे पली बड़ी हूँ। तो अपनी जन्मस्थली सुल्तानपुर के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी अपनी जन्मस्थली के लिए कि यहाँ पे मैंने बचपन से देखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, बहुत इस जगह पे विकास की ज़रूरत है। तो मैं ये होप करती हूँ कि आगे जाकर इस स्थान का भी उतना ही अच्छा विकास हो जितना हम बड़े शहरों में देखते हैं। अब हमारी सरकार भी गाँव के विकास पे फोकस कर रही है, तो मुझे लगता है यहाँ का विकास होना भी उतना ज़रूरी है। यहाँ पे ज़रूरत है कि अच्छी सड़कें बने, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, एजुकेशन बहुत अच्छा यहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि यहाँ के बच्चे भी वो शिक्षा प्राप्त कर सके जो बड़े शहरों के बच्चे प्राप्त करते हैं। उनको भी उसी तरीके का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिले, यहाँ पे भी जॉब्स क्रिएट हों, ताकि यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो यहाँ के लोगों को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरी तरीके से अपने बच्चों की शिक्षा, अपनी बेटियों की शिक्षा पे ध्यान दें, उनकी हेल्थ पर ध्यान दें, और मैं आशा करती हूँ कि हर कोई अपने सपने को पूरा कर सके। जब आप आईएएस बनी तो इसकी जैसे ही खबर हमारे ज़िले के युवाओं तक पहुंची तो एक उनके अंदर उत्साह बना कि हमारे ज़िले की एक दीदी आज आईएएस टॉप कर दी हैं। तो उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो इस बात को लेकर इतना खुश है और इतने उत्साहित है, और मैं चाहूँगी कि वो अपने इस उत्साह को अपनी सफलता में कन्वर्ट कर सके। कभी कभी लगता है कि इतनी छोटी सी जगह से होकर हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जब कंपटीशन होगा बड़े शहरों के बच्चों के साथ तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं बस यही चाहूँगी कि लोग इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक एग्जाम्पल की तरह लें कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। इस तरीके से अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट ना रखें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, और यहाँ के बच्चे यहाँ रहकर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो राज्य के स्तर पे हो, राष्ट्र के स्तर पर हो, या पूरी दुनिया के स्तर पर हो। मुझे पर्सनली यहाँ के बच्चों के बारे में पता है जो देश विदेश में जाकर नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको हर उस इंसान से प्रेरणा लेनी चाहिए जो इतना आगे बढ़ा है। हर उस इंसान से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा पे काम करना चाहिए, उसको निखारना चाहिए, और अपनी इंटरेस्ट को परस्यू करके आगे बढ़ना चाहिए। सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं युवा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगी कि सफ़र कठिन है, ये सबको पता है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप पूरी अपना मोटिवेशन क्लियर रखिए कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। दूसरा, पूरे फोकस के साथ आप अपनी इसी लाइन पर लगे रहिए। हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखिए। आप डिसाइड करिए कि आपको क्या सोर्सेज पढ़ने हैं, उसको बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप किसी ना किसी सर्विस में पहुंचेंगे। और अगर सिविल सर्विसेज में नहीं भी होता है तो भी
उत्साह खोने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन पे भी ट्राई करिए। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे भी नहीं हो रहा तो भी ये दुनिया बहुत बड़ी है, हर किसी के लिए एक स्थान बना है, आपको अपना स्थान ज़रूर प्राप्त होगा। बस अपना उत्साह ना खोएं और मेहनत करते रहें, मेहनत ही आपको आगे ले जाएगा। आप आईएएस बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करती थी? इस परीक्षा के लिए मैं डेली 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी। मेरा ये शेड्यूल रहता था कि आज इतनी चीज़ें करनी हैं और मुझे मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाती थी। और उसके बाद फिर मैं ये फोकस करती थी कि मुझे अच्छी नींद चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे अपना हेल्थ का भी ध्यान रखा जा सके। तो मैं कोशिश ये करती थी कि दोनों मैनेज कर सकूँ। और बेसिक जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मेरे लिए 10 घंटे मैक्सिमम होता था। तो आपकी माताजी के अनुसार ये पता चला कि आप जिस कमरे में पढ़ाई करती थी उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कृपया शांत रहें, शांति का माहौल यहाँ रहे, तो इस बात का क्या राय? ये तो फैमिली में होता रहता है 5-6 लोग हैं, बातें करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। तो जैसे जैसे मेरा इंटरव्यू पास आ रहा था, ये सब चलता था, तो फिर मैंने एक पेपर पर नोटिस लगा दिया कि सब लोग शांति रखें, यहाँ पर ऊंची आवाज़ में बात ना करें। और मैं खुश हूँ कि मेरी फैमिली ने वो चीज़ फॉलो की ताकि मैं पूरा कंसंट्रेशन अपनी स्टडीज़ पे लगा सकूँ। वरना घर की लड़ाई झगड़े, छोटे मोटे झगड़ों में ध्यान जाता है तो वो यही होता है कि आपकी पढ़ाई का टाइम चला जाता है, जो कि ठीक नहीं था उस टाइम पे जब मेरा इंटरव्यू बहुत पास था। अब आपको सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है, आप आईएएस टॉपर हैं, तो इस देश के लिए आप आईएएस बनकर क्या करना चाहेंगे? इस देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन उस पर और काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है जिस पे ध्यान देना है वो है शिक्षा। अभी सरकार भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, उन्होंने भी अपना फोकस इस तरफ दिखाया है कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। तो वो एक क्षेत्र है जहाँ पे मुझे काम करना है। दूसरा महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र है जहाँ पे मुझे लगता है बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। महिलाओं को जागरूक करना है, उनके अधिकारों के बारे में। सरकार जितने स्कीम्स लेकर आई है, जितने कानून बनाए हैं, उन सब के बारे में उनको जागरूक करना है ताकि वो भी अपना अधिकार मांग सके और उनका भी स्तर आगे बढ़े, उनको भी इक्वल राइट्स मिले। बराबरी का अधिकार मिलना उनका अधिकार है, उनका राइट है, तो ये चीज़ उनको मिलना चाहिए। वो तभी होगा जब वो खुद से जागरूक होंगी। तो ये दूसरा क्षेत्र है जहाँ पर मैं चाहूँगी कि मैं जो भी योगदान कर सकूँ मैं करूँगी। तो जो युवक होते हैं उनके लिए स्ट्रगल करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जो लड़कियां होती हैं, युवती होती हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानियों भरा होता है। तो आपके साथ क्या हुआ या आप बताएं जिससे हमारे देश की लड़कियों में एक मनोबल बने। ये बात तो सच है कि लड़कियों के लिए अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियां हर तरीके की एजुकेशन को नहीं एक्सेस कर सकती। जैसे मेरे साथ भी होता था जब मैं बचपन में यहाँ पे कभी लेट आना होता था स्कूल से या फिर अपनी कोचिंग क्लास से, तो फिर मुझे याद है हमेशा मेरा एक कज़िन भाई या मेरे पापा वो हमेशा साथ में होते थे कि कहीं कोई गलत हरकत ना हो जाए इसके साथ। पर वो कभी लड़कों के साथ नहीं होता, कभी उनके पिताजी या भाई उनके साथ नहीं जाते, तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है। फिर ये होता है कि शाम के वक्त या रात के वक्त लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। ये सब इश्यूज तो आते हैं जो लड़कियों के लिए ही होते हैं। लड़कों को जनरली ये सेफ्टी वाला इशू उतना इफेक्ट नहीं करता, पर हम लोग के केस में होता है। ये चीज़ मैं अगेन कहना चाहूँगी, ये महिला सशक्तिकरण का ही हिस्सा है। जब तक महिलाएं सेफ फील नहीं करेंगी, वो ज़्यादा ना तो काम करने के लिए बाहर निकल पाएंगी, ना ही एजुकेशन के लिए बाहर निकल पाएंगी, ना अपना अधिकार मांगने बाहर निकल पाएंगी। तो वो इश्यूज़ मैंने भी फेस किए हैं। पर यही है कि मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, कि मेरे पापा या मेरे भाई इतने कमिटेड नहीं होते मेरी एजुकेशन को लेकर, तो शायद ये करना मेरे लिए भी मुश्किल होता। तो मैं हर किसी को यही संदेश देना चाहूँगी कि परिवार को करना पड़ेगा इतना सब कुछ अगर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना है, और इतनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी में। और जब एक दिन ऐसा आएगा कि हर लड़की बाहर निकल के अपना अधिकार मांग पाएगी, तब शायद ये सेफ्टी का इशू ही ख़त्म हो जाएगा। तब कोई आँख उठाकर नहीं देख पाएगा किसी लड़की की तरफ, किसी को ये नहीं मानेगा कि ये लड़की कमज़ोर है और मैं इस पर अटैक कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। ऐसी मेंटालिटी तभी ख़त्म होगी जब हमारी देश की लड़कियाँ आगे आकर खुद अपना अधिकार मांगेंगी।
एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे जुड़ा, आपके गलियों से जुड़ा, आपके मोहल्लों से जुड़ा। हम जब आज आ रहे थे तो हमने देखा कि आपके जो सड़कें हैं वो काफ़ी बदहाल हैं, लेकिन 3-4 दिन पहले एक लेटर जारी हुआ प्रशासन की तरफ से कि इन रोडों का मरम्मत कराया जाए, फिर से इन्हें नया रूप दिया जाए। तो इसकी हमने खबरें भी चलाई थी, लेकिन पब्लिक का जो रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि क्या अब सड़कों को मरम्मत कराने के लिए बच्चों को IAS बनना पड़ेगा? क्या हर गाँव का बच्चा IAS बनेगा तभी मरम्मत होंगे? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस बदहाल सड़क की तरफ फोकस गया है कि हाँ, इसकी मरम्मत करनी है। पर ये जो इस तरीके की बातें हो रही हैं, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल ही है कि अब जनता भी मांग कर रही है कि हमें चाहिए ये चीज़ें, तो हमारा अधिकार है वो उनको मिलेंगी। और ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत सारे स्कीम्स लेकर नहीं आई है, बस ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा है। जैसे जैसे बाकी मोहल्ले की जनता भी मांग बढ़ाती है कि हमें भी ये चाहिए, तो ये सब कुछ डेफिनेटली होगा। और कुछ सालों में हमारा गवर्नेंस भी बहुत चेंज हुआ है। हमारा जो प्रशासन है, आप डेली न्यूज़ फॉलो करते होंगे, उनका भी ये फोकस है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ानी है, और उसमें रोड्स भी आता है। हाँ, ये बहुत ही छोटी सी जगह है, इसलिए यहाँ पे शायद बहुत लेट तक ये चीज़ें पहुँची हैं, पर पब्लिक का रिएक्शन भी ये पॉजिटिव ही है। मुझे लगता है ये नेगेटिव रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पॉजिटिव रिएक्शन है कि वो मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी तो ये हमारा अधिकार है ना, और वो मांग रहे हैं। और अब मैं जब भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगी तो मेरा तो बिल्कुल यही फोकस होगा कि अगर मैं ऐसी जगह से आई हूँ तो बाकी लोगों को कभी ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये तो मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा बन गया ना कि मैं यहाँ से अगर निकली हूँ तो ऐसे बहुत सी कॉलोनीज़ के बच्चों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको ये मिले। और मैं बिल्कुल ये पूरे रिएक्शन को मैं तो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रिसीव कर रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा चेंज आया है कि लोग इस तरीके से अपना अधिकार मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जिले का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करें, और एक बार फिर से हम लोगों को एक गर्व महसूस हो कि हमारे जिले की बिटिया कुछ अलग कर रही है। खबरों की दुनिया में सच का साथी, तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए ऋषि मीमांसा समाचार को।